प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश न्यायपालिका का संगठन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जब ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था की विशेषताएं समझाई थी, तो उन विशेषताओं में जो अंतिम विशेषता थी, 11वीं विशेषता, मैंने 11 बिंदुओं के आधार पर ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था को आपको बेहतर तरीके से समझाया था। तो उसमें जो 11वीं विशेषता थी, क्या विशेषता थी 11वीं? यस, ब्रिटेन में न्यायपालिका के संगठन में एक रूपता का अभाव। 11वीं विशेषता थी क्या? ब्रिटेन में न्यायपालिका के संगठन में एक रूपता का अभाव। फिर मैंने वहां संकेत किया था कि भाई ब्रिटेन में इंग्लैंड व वेल्स में एक जैसे न्यायालय है, जबकि उत्तरी आयरलैंड व स्कॉटलैंड के अंतर्गत न्यायालयों का संगठन कुछ अलग प्रकार का है। मैंने सिर्फ ये बात बताई थी और फिर कहा था कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। ये स्टूडेंट्स, आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, क्या कि ब्रिटेन में न्यायपालिका का संगठन। ये स्टूडेंट्स, मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मैं चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट, अवधारणा की बात क्यों ना कर रहा हूं, उसको क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में समझाता हूं। यहाँ हम औपचारिकता नहीं निभाएंगे। हम अपने प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। फिर चाहे आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हों या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हों, अर्थात आप चाहे BA कर रहे हों, MA कर रहे हों, MPhil कर रहे हों, राजनीति विज्ञान से कोई और उपाधि ले रहे हों, डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, बशर्ते कि उसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स हैं, तो ये सब बातें हमारे YouTube चैनल पर आपको प्राप्त होंगी। अर्थात राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, ब्रिटिश न्यायपालिका का संगठन। देखो भाई, इसको इतने अच्छे रूप में समझना है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने सभी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर नोट कर दी हैं और एक एक बात को अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है क्या कि देखो 1873 से पहले ब्रिटेन में क्या था कि जो न्यायपालिका का संगठन था वो अव्यवस्थित था, व्यवस्थित रूप में नहीं था। नोट कीजिएगा, कब? 1873 से पहले ब्रिटेन में न्यायपालिका अव्यवस्थित थी, उसका संगठन अव्यवस्थित था, व्यवस्थित नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद में 1873 ईस्वी तथा 1879 ईस्वी के एक्ट, अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में न्यायपालिका के संगठन में एकता की चेष्टा, मतलब प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया कि भाई ब्रिटेन में जो है न्यायपालिका को व्यवस्थित किया जाए, इसके संगठन में एकता का प्रयास किया गया। परंतु फिर भी वहाँ अर्थात ब्रिटेन में न्यायपालिका के संगठन में एक रूपता का अभाव है। नोट कीजिएगा, ब्रिटेन में न्यायपालिका के संगठन में आज भी एक रूपता का अभाव है। नोट कीजिएगा, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या कहा मैंने? एक रूपता का अभाव है, पूर्ण रूप में वहाँ एक रूपता नहीं है। अब कैसे नहीं है, आइए इधर। तीसरी बात मैंने क्या नोट की है यहाँ? यस प्यारे विद्यार्थी, ध्यान देंगे, इंग्लैंड व वेल्स, देखो समझना है। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, एग्जाम में विद्यार्थी गलती करते हैं क्या? इंग्लैंड व वेल्स के न्यायिक संगठन में एक रूपता पाई जाती है। नोट कीजिएगा क्या कि इंग्लैंड व वेल्स के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उसके संगठन में एक रूपता है। फिर से कह रहा हूं,
इंग्लैंड व वेल्स के न्यायिक संगठन में एक रूपता है। मतलब इंग्लैंड व वेल्स के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उसके संगठन से संबंधित जब बात की जाती है तो उसमें एक रूपता पाई जाती है। यस, लेकिन अब ये नोट करना है आपको, लेकिन स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड का क्या, उत्तरी आयरलैंड का संगठन अलग प्रकार का है। क्या, उत्तरी आयरलैंड का संगठन अलग प्रकार का है। क्या लिखा है मैंने, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड का संगठन अलग प्रकार का है। मतलब यहां इंग्लैंड व वेल्स के अंतर्गत जो न्यायपालिका का संगठन है वह तो एक जैसा है, एक रूपता है, समानता है, परंतु स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड के अंतर्गत जो न्यायपालिका का संगठन है वह इंग्लैंड व वेल्स से कुछ अलग है। नोट कीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कौन कौन अलग है, स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड का जो न्यायपालिका का संगठन है वह इंग्लैंड व वेल्स के न्यायपालिका के संगठन से अलग है, लेकिन इंग्लैंड व वेल्स के अंतर्गत न्यायिक संगठन में एक रूपता है, समानता है, परंतु स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड इंग्लैंड व वेल्स से अलग है। मतलब इनका जो संगठन है न्यायपालिका का वो अलग है। यस, आगे बढ़े। आइए अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, इंग्लैंड व वेल्स का न्यायिक संगठन। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसी को लिया, इंग्लैंड व वेल्स के न्यायिक संगठन में एक रूपता है। तो कैसे है एक रूपता, देखेंगे। अब सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, इंग्लैंड व वेल्स का न्यायिक संगठन कैसा है। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख ज्यादातर किताबों में नहीं किया गया है और विद्यार्थी उसी ही पुरानी परंपरा के अनुसार इसके संगठन को रट लेते हैं और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो गलती करते हैं। आपको गलती नहीं करनी। क्या कि जब हम इंग्लैंड व वेल्स के न्यायपालिका के संगठन का अध्ययन करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या कि अंतिम जो अपील की जाती है, जैसे भारत में अंतिम अपील कहाँ की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ब्रिटेन में अंतिम अपील कहाँ की जाती है, लॉर्ड सभा में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद में एक बात बोलेंगे। किसमें की जाती है अंतिम अपील, लॉर्ड सभा में, चाहे वह फौजदारी न्यायालय हो या दीवानी न्यायालय हो। किसमें की जाती है, लॉर्ड सभा में। लॉर्ड सभा में 9 कानूनी लॉर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। मतलब अंतिम अपील लॉर्ड सभा में की जाती है जो कि ब्रिटिश संसद का दूसरा सदन है। ब्रिटिश संसद का दूसरा सदन है। प्रथम सदन क्या है, यस, लोक सदन। दूसरा सदन लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा के जो 9 कानूनी लॉर्ड्स होते हैं, 9 कानूनी लॉर्ड्स होते हैं, उनके द्वारा सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। अर्थात वास्तव में लॉर्ड सभा की जो सार्थकता है वह यही है कि भाई लॉर्ड सभा के द्वारा विशेषकर न्यायिक कार्य किया जाता है। वैसे तो लॉर्ड सभा एक विलंबकारी सदन है। साधारण विधेयक को लॉर्ड सभा केवल जो है 1 वर्ष तक रोक सकती है, वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोक सकती है। तो लॉर्ड सभा एक विलंबकारी सदन के रूप में शेष है। लेकिन वास्तव में लॉर्ड सभा की जो उपयोगिता बनी हुई थी वह इसलिए बनी हुई थी कि भाई लॉर्ड सभा के द्वारा विशेषकर ब्रिटेन में न्यायिक कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड सभा अंतिम अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती थी जिसमें कि 9 कानूनी लॉर्ड्स होते थे। इसका मतलब यह है कि क्या आज ऐसा नहीं है? यस, आज नहीं है। आज अब मैंने यहाँ ये सारी बातें नोट की हैं, लेकिन पहले ही बता रहा हूँ कि आज लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्यों को वास्तविक रूप में 1 अक्टूबर 2009 से, क्या लिखा है मैंने, 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में अलग से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। मतलब 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉर्ड सभा के जो न्यायिक कार्य थे उनको प्रारंभ कर दिया गया है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जबकि 2009 से पहले अंतिम अपील लॉर्ड सभा में की जाती थी और लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में जो इसके 9 कानूनी लॉर्ड्स होते थे उनके द्वारा
वास्तविक रूप में देखें तो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता था। लेकिन फिर कह रहा हूं, आज अर्थात 1 अक्टूबर 2009 से लॉर्ड सभा के द्वारा जो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता था, इन कार्यों को स्वतंत्र रूप में ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। आज उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही ये कार्य किए जाते हैं। कब से? 1 अक्टूबर 2009 से। उससे पहले ब्रिटेन में न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन आज वहाँ सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पूर्ण रूप में स्वतंत्र है। यह गलती विशेषकर विद्यार्थी करते हैं। आज भी वो लॉर्ड सभा को ही अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में रट लेते हैं। यस, ये संगठन मैं समझाऊंगा, लेकिन ये 2009 से पहले था लॉर्ड सभा। आज स्वतंत्र रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉर्ड सभा जो न्यायिक कार्य करती थी, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में जो कार्य करती थी, उसको स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नोट कीजिएगा, कब से? 1 अक्टूबर 2009 से। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं इंग्लैंड व वेल्स का न्यायिक संगठन। तो इसमें वास्तविक रूप में 3 प्रकार के न्यायालय हैं: फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय और तीसरा है प्रिवी परिषद की न्यायिक समिति। नोट कीजिएगा, क्या इंग्लैंड व वेल्स का जब न्यायिक संगठन का हम अध्ययन करते हैं तो वास्तव में इनमें 3 प्रकार के न्यायालय हैं। एक फौजदारी न्यायालय, दूसरा दीवानी न्यायालय और तीसरा प्रिवी परिषद की न्यायिक समिति। ठीक है। अच्छा, अब क्या समझना है कि फौजदारी न्यायालयों के अंतर्गत वास्तविक रूप में किन किन बातों की सुनवाई की जाती है, कौन कौन से अपराध किए जाते हैं और उसके बाद में उनकी सुनवाई की जाती है। तो ध्यान देंगे, फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत वास्तव में समाज व राज्य के खिलाफ एक व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं, उन अपराधों की सुनवाई की जाती है। किसमें? फौजदारी न्यायालय में। किसकी? समाज व राज्य के खिलाफ कोई अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उनकी सुनवाई फौजदारी न्यायालयों में होती है। किसके विरुद्ध? समाज व राज्य के विरुद्ध। ठीक है, ध्यान दें। फौजदारी न्यायालयों में यहां से शुरू करेंगे हम सबसे पहले नीचे स्तर से। देखो, कोर्ट ऑफ समरी जुरिस्डिक्शन तथा पैटी सेशंस जो न्यायालय होते हैं सबसे नीचे स्तर के। दूसरी तरफ कॉर्नर का न्यायालय होता है। तो वास्तव में पैटी सेशंस तथा कोर्ट ऑफ समरी जुरिस्डिक्शन और कॉर्नर का जो न्यायालय होता है, इन न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वह क्वार्टर सेशंस में की जाती है। किसमें की जाती है? क्वार्टर सेशंस में की जाती है। क्लियर? उसके बाद में जो उच्च न्यायालय के एसआई जज होते हैं, क्या बोला मैंने? उच्च न्यायालय के जो एसआई जज होते हैं, जिनको एक भ्रमणशील न्यायालय भी कहा जाता है, उच्च न्यायालय के जो एसआई जज होते हैं या दोहरा न्यायालय या भ्रमणशील न्यायालय, जो कि घूम घूम करके फैसला सुनाते हैं। ठीक है। ब्रिटेन के अंतर्गत 1 वर्ष में 3 बार जो है ये न्यायालय बिठाए जाते हैं, जो कि दोहरा भ्रमणशील न्यायालय होते हैं, जो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के फैसला सुनाते हैं। तो उच्च न्यायालयों के एसआईएज और क्वार्टर सेशंस के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, इन निर्णयों की जो अपील की जाती है या इन निर्णयों के विरुद्ध, मतलब इन दोनों न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है, वो कहाँ की जाती है? फौजदारी अपील के न्यायालय के अंतर्गत। समझना है आपको क्रम से। किसके अंतर्गत की जाती है? फौजदारी अपील के न्यायालय के अंतर्गत। और फौजदारी अपील के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, फिर से बोल रहा हूँ, फौजदारी अपील का जो न्यायालय होता है, इसके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है अंतिम रूप में, वह लॉर्ड सभा में की जाती है। और लॉर्ड सभा ब्रिटेन में एक सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता था। परंतु 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में स्वतंत्र रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है, जिसके द्वारा लॉर्ड सभा से संबंधित, अर्थात लॉर्ड सभा के जो न्यायिक कार्य है, उन न्यायिक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। परंतु यहाँ आपको जब संरचना की बात आती है तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा 2009 से पहले सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता था, परंतु आज स्वतंत्र रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। और जब ये लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता था तो इसमें वास्तविक रूप में 9 कानूनी लॉर्ड्स होते थे। कानूनी लॉर्ड्स होते थे, ये भी ध्यान रखना। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड सभा जब न्यायिक कार्य के रूप में कार्य करती थी या सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती थी तो उसमें कितने लॉर्ड्स होते थे? 9 लॉर्ड्स होते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फौजदारी न्यायालय।
क्लियर? किससे संबंधित होगा? समाज व राज्य के खिलाफ, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा समाज व राज्य के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, अपराध किया जाता है, तो वास्तविक रूप में उनकी सुनवाई कहाँ होती थी? फौजदारी न्यायालयों में, और उसका ये क्रम होता था। ठीक है, सबसे नीचे स्तर पर कोर्ट ऑफ समरी जुरिस्डिक्शन है, और सबसे पर लॉर्ड सभा जो कि थी, ये आज स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्यों को किया जाता है। दूसरा क्या है? दीवानी न्यायालय। यस, तो सबसे पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि दीवानी न्यायालयों में कौन से मुद्दे आएंगे। ध्यान दें, दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत वास्तव में व्यक्ति की, मैंने यहाँ लिखा भी है, व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में जो विवाद होते हैं, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को उल्लंघन करता है, आपस में कोई समझौता किया जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, मतलब व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है, व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है, तो उसकी सुनवाई दीवानी न्यायालयों में होती है। फिर बोल रहा हूँ मैं, व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो उसकी सुनवाई दीवानी न्यायालयों में होती है। बाकी मैंने फौजदारी और दीवानी न्यायालयों के संबंध में ब्रिटिश कानून व न्याय व्यवस्था से संबंधित वीडियो के अंतर्गत बेहतर तरीके से समझा दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें सारी बात स्पष्ट कर दी है कि दीवानी न्यायालयों में क्या क्या आएगा और फौजदारी न्यायालयों में क्या क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तो हम संगठन की बात कर रहे हैं, इसलिए इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। मैंने जब ये बातें समझा दी हैं, किसमें? प्लेलिस्ट में देखेंगे, ब्रिटिश संविधान, कौन सा टॉपिक? ब्रिटिश कानून व न्याय व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत। यस, आगे बढ़ें। अब देखो, अब इसमें क्या होगा दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत? शुरुआत करेंगे यहाँ से हम। ध्यान दें, सबसे नीचे स्तर पर होता है काउंटी न्यायालय। क्या होता है? काउंटी न्यायालय। ध्यान देंगे, उसके बाद में चांसरी विभाग होता है। इधर क्या होता है? वसीयत, तलाक व एडमिरल्टी विभाग होता है, और इधर होता है सम्राट की न्याय मंडली। परंतु यहाँ जो काउंटी न्यायालय होता है, काउंटी न्यायालय के अंतर्गत 60 सर्किट होते हैं, और 60 सर्किट में क्या होता है? प्रत्येक सर्किट में 8 या 9, क्या लिखा मैंने? 8 या 9 न्यायालयों की व्यवस्था की जाती है। 8 या 9 न्यायालयों की व्यवस्था की जाती है प्रत्येक सर्किट के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ वास्तव में काउंटी न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है चांसरी विभाग में की जाती है, और सम्राट की न्याय मंडली जो होती है वास्तविक रूप में इसके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है न्याय का उच्च न्यायालय में की जाती है। और जो वसीयत, तलाक व एडमिरल्टी विभाग जो होता है, इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों के जो विरुद्ध अपील की जाती है वह न्याय का जो उच्च न्यायालय होता है इसमें की जाती है। मतलब वास्तविक रूप में इन सभी के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वह न्याय का जो उच्च न्यायालय होता है उसमें की जाती है। और जो ये दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत न्याय का उच्च न्यायालय होता है, इसमें ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम पूछा जाता है कि इसमें 30 तो न्यायाधीश होते हैं, 30 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ये एग्जाम पूछा जाता है किसमें? न्याय का जो उच्च न्यायालय होता है, न्याय का जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो होता है, न्याय का उच्च न्यायालय होता है, इसमें 30 न्यायाधीश है वर्तमान समय में और एक मुख्य न्यायाधीश है, नोट कीजिएगा। अब जो ये न्याय का उच्च न्यायालय होता है, इसके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वह अपील के न्यायालय में की जाती है। किसमें की जाती है? अपील के न्यायालय में की जाती है, नोट कीजिएगा, अपील के न्यायालय में। और अपील के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वह लॉर्ड सभा में की जाती थी, क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर 2009 से लॉर्ड सभा के न्यायिक कार्यों को ब्रिटेन में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अर्थात स्वतंत्र रूप में ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। कब से चालू हुआ ये? 1 अक्टूबर 2009 से। इससे पहले लॉर्ड सभा ही अंतिम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, जिसके अंतर्गत 9 कानूनी लॉर्ड्स होते थे। जब ये लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में कार्य करती थी तो इसमें 9 कानूनी लॉर्ड्स होते थे। लेकिन फिर कह रहा हूं मैं कि आज इस लॉर्ड सभा के जो न्यायिक कार्य हैं वह स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जा रहे हैं। कब स्थापना की गई, कब से कार्य शुरू किया इसने? 1 अक्टूबर 2009 से। ये नोट कर लेना है, आप गलती करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दीवानी न्यायालयों का संगठन। भाई
इंग्लैंड व वेल्स में जो न्यायपालिका का संगठन है 3 प्रकार का है, फौजदारी न्यायालय, दूसरा दीवानी न्यायालय, समझ रहे हैं ना, और तीसरा न्यायालय क्या है। अब इससे संबंधित भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, मैं आपको संकेत भी करूंगा कौन सा पूछा जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, कोई प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ना हो। तीसरा क्या है, प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति, प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति। आप ध्यान देंगे प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति के अंतर्गत 20 न्यायाधीश होते हैं। सबसे पहले तो नोट करेंगे, प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में कितने न्यायाधीश होते हैं, यस मैंने लिखा है 20 न्यायाधीश होते हैं। अब यहाँ कौन कौन होता है, लॉर्ड चांसलर होता है, जैसे लॉर्ड चांसलर होता है, ठीक है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में यहाँ लॉर्ड प्रेसिडेंट भी होता है, लॉर्ड प्रेसिडेंट भी होता है, और इसी के साथ में देखें तो अन्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत ले लिए जाते, विशेषकर लॉर्ड चांसलर और लॉर्ड प्रेसिडेंट होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब प्रीवी परिषद की जो न्यायिक समिति होती है इसमें कौन कौन से विवाद भेजे जाते हैं या किन किन के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में, किन किन की जाती है, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। किस किस की, एक तो ब्रिटिश साम्राज्य के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वह प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में की जाती है। दूसरा, उपनिवेशों व राष्ट्रमंडल के देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील इसी के अंतर्गत की जाती है, किसमें, प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में। ये एग्जाम पूछा जाता है विशेषकर उपनिवेशों व राष्ट्रमंडल के देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें आती हैं, कहाँ, प्रीवी परिषद में। फिर से कह रहा हूँ, किसके विरुद्ध, उपनिवेश राष्ट्रमंडल के देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपीलें की जाती हैं वो कहाँ की जाती है, प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में की जाती है, नोट कीजिएगा। और किसके और होते हैं, प्राइज न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वह भी प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति के पास की जाती है, नोट कीजिएगा, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। प्राइज न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वह प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में की जाती है, नोट कीजिएगा। इसके बाद में अगली बात है धार्मिक न्यायालयों। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति से संबंधित एक प्रश्न या 2 प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो या किसी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उससे संबंधित जब हम बात करते हैं तो वास्तव में प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण बात यहाँ नोट कर दी है। तो धार्मिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध भी जो अपील की जाती है वह प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में की जाती है, यस नोट कीजिएगा। धार्मिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वो कहाँ की जाती है, यस प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति के पास में की जाती है, ठीक है भाई। और फिर आगे, दी मैन तथा इंग्लिश चैनल के द्वीपों के विरुद्ध भी जो अपील की जाती है वह प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में की जाती है। क्या बोला है मैंने, द मैन तथा इंग्लिश चैनल के द्वीपों के विरुद्ध जो अपील की जाती है, इनके निर्णयों के विरुद्ध जो अपील की जाती है वो प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति में की जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें नोट कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिएगा आपसे पूछ लेगा कि धार्मिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है, विकल्प दे दिया जाए कहाँ की जाती है, प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति। आपसे पूछा जाए उपनिवेश में राष्ट्रमंडलीय देशों के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी, आपका आंसर क्या होगा, प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति। आपसे पूछा जाए यहाँ प्राइज न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी, आपका आंसर होगा प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति के पास। इस तरीके से प्रश्न बनाए जाएंगे, यस गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान दें, ये तो हो गया इंग्लैंड व वेल्स के जो न्यायपालिका है उनका संगठन, अर्थात इंग्लैंड व वेल्स के जो न्यायपालिका है उसके संगठन की बात होगी, जिसमें 3 प्रकार के न्यायालय हैं, फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय और प्रीवी परिषद की न्यायिक समिति, ठीक है। तो इंग्लैंड व वेल्स के जो न्यायालय हैं उनमें एक रूपता है, ठीक है भाई, मतलब इनमें एक जैसे न्यायालय हैं। परंतु अब यहाँ मैंने दूसरा पार्ट लिया है इसका, ये तो 3 प्रकार के न्यायालय हो गए इंग्लैंड व वेल्स में, लेकिन फिर मैंने यहाँ 2 पार्ट बनाए हैं, 1, 2, क्या, स्कॉटलैंड का न्यायिक संगठन और उत्तरी आयरलैंड का न्यायिक संगठन। मैंने यहाँ लिखा था ना कि स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड का जो संगठन है वह इंग्लैंड व वेल्स से अलग प्रकार का है, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्कॉटलैंड का न्यायिक संगठन। देखो ध्यान दें, स्कॉटलैंड के न्यायिक संगठन का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय 2 प्रकार के न्यायालय हैं, फौजदारी न्यायालय व दीवानी न्यायालय। ये बात तो क्लियर है कि फौजदारी न्यायालयों में कौन से जो है विवाद हो जाते हैं, राज्य व समाज के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य करता है तो फौजदारी न्यायालय में भेजा जाता है, और व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उस मामले को दीवानी न्यायालय में ले जाया जाता है। ये मैंने पीछे आपको समझा दिया है।
फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय। आप ध्यान देंगे फौजदारी न्यायालयों का क्रम क्या होगा स्कॉटलैंड में, ये एग्जाम पूछा जाता है। सबसे नीचे स्तर पर होगा पुलिस न्यायालय, नोट करें। सबसे नीचे स्तर पर क्या होगा, जैसे मैंने ये बताया ना, यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है, सबसे नीचे न्यायालय होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ जो स्कॉटलैंड का न्यायिक संगठन है उसमें फौजदारी न्यायालय में सबसे नीचे कौन होगा, पुलिस न्यायालय। पुलिस न्यायालय से ऊपर कौन होगा, जस्टिस ऑफ पीस न्यायालय, नोट कीजिएगा, जस्टिस ऑफ पीस न्यायालय। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भी स्कॉटलैंड के अंतर्गत जो न्यायपालिका का संगठन है उसमें सबसे नीचे स्तर पर कौन सा न्यायालय आता है, तो आप कहेंगे पुलिस न्यायालय। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, जस्टिस ऑफ पीस न्यायालय, इससे ऊपर। फिर जस्टिस ऑफ पीस न्यायालय से ऊपर कौन है, शेरिफ न्यायालय। प्रथम स्तर पर पुलिस न्यायालय, दूसरे स्तर पर जस्टिस ऑफ पीस न्यायालय, तीसरे स्तर पर शेरिफ न्यायालय, और उसके बाद में चौथे स्तर पर उच्च न्यायालय आएगा, और उसके बाद में पांचवें स्तर पर अपील का न्यायालय आएगा। ये है कहाँ, स्कॉटलैंड का जो फौजदारी न्यायालय है उनका संगठन। समझ में आ गया। पहले सबसे नीचे स्तर पर कौन है, पुलिस न्यायालय, दूसरे स्तर पर जस्टिस ऑफ पीस न्यायालय, तीसरे स्तर पर शेरिफ न्यायालय, चौथे स्तर पर उच्च न्यायालय, पांचवें स्तर पर अपील का न्यायालय। ठीक है भाई। इसके बाद में बात करते हैं दीवानी न्यायालयों की। मतलब स्कॉटलैंड का जो न्यायिक संगठन है इसमें दीवानी न्यायालयों की क्या व्यवस्था है, ध्यान देंगे। दीवानी न्यायालयों में सबसे नीचे क्या है, शेरिफ न्यायालय है, शेरिफ। दूसरे पर क्या आएगा, दोहरा, जिनको भ्रमणशील न्यायालय भी कहते हैं, घूम घूम करके जो है निर्णय लेते हैं, शेरिफ न्यायालय। फिर आएगा दोहरा न्यायालय, और फिर आएगा भूमि न्यायालय। तीन न्यायालय हो गए। क्या, दीवानी न्यायालयों में सबसे नीचे शेरिफ, फिर दोहरा और फिर भूमि न्यायालय, तीन प्रकार के न्यायालय हैं। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड के अंतर्गत जो दीवानी न्यायालय है यानी इनमें से कौन सा है, एक दे दिया जाएगा, शेरिफ, दोहरा, भूमि न्यायालय। तो आपको तीनों याद रखने, शेरिफ, दोहरा और भूमि न्यायालय। दोहरा मीन्स भ्रमणशील, दोहरा मीन्स भ्रमणशील। फिर से बोल रहा हूँ, दीवानी न्यायालय में कौन कौन आएंगे, शेरिफ न्यायालय, दोहरा न्यायालय और भूमि न्यायालय। यस, ये होगा स्कॉटलैंड का न्यायिक संगठन। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तरी आयरलैंड का न्यायिक संगठन। इसमें ध्यान देना है। देखो भाई, यहाँ इंग्लैंड व वेल्स के समान न्यायपालिका के संगठन की व्यवस्था की गई है वहाँ, लेकिन फिर भी कुछ सूक्ष्म अंतर है। मैंने यह लिखा है फिर भी सीमित अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान दें। यहाँ इसका संगठन कैसे होगा कि सबसे नीचे, मैंने यह लिखा सबसे नीचे क्या होगा, यहाँ काउंटी न्यायालय होगा। कहाँ, उत्तरी आयरलैंड के अंतर्गत सबसे नीचे क्या होगा, काउंटी न्यायालय। फिर क्या होगा, पैटी सेशंस न्यायालय। ध्यान दें, सबसे नीचे क्या होगा, काउंटी न्यायालय। कहाँ, उत्तरी आयरलैंड में सबसे नीचे क्या होगा, काउंटी न्यायालय। उसके बाद में क्या होगा, पैटी सेशंस, इससे ऊपर। और उसके बाद में क्या होगा, अपील का न्यायालय। ठीक है। और इसके बाद में तथा उच्च न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान दे, फिर बोल रहा हूँ, सबसे नीचे क्या है, काउंटी न्यायालय होगा। कहाँ, उत्तरी आयरलैंड में। फिर क्या होगा, पैटी सेशंस। फिर कौन सा न्यायालय होगा, अपील का न्यायालय। फिर कौन सा होगा, उच्च न्यायालय। और सबसे ऊपर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। ये कहाँ का संगठन है, उत्तरी आयरलैंड का न्यायिक संगठन है। ठीक है। तो ये सूक्ष्म अंतर है। मैंने यहाँ लिखा ना कि इंग्लैंड में वेल्स के समान ही यहाँ न्यायपालिका के संगठन की व्यवस्था की गई है, जैसा कि पीछे मैंने आपको ये समझा दिया है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर जैसे यहाँ वास्तविक रूप में देखें, काउंटी तथा पैटी सेशंस न्यायालय है, उसके बाद में अपील का न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका ब्रिटेन में न्यायपालिका का संगठन। अब इससे संबंधित कितने ही प्रश्न बनते हैं, आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। हमने यहाँ किस किस की बात की है, एक तरफ इंग्लैंड व वेल्स के न्यायिक संगठन की, ये इंग्लैंड व वेल्स का न्यायिक संगठन हो गया। यहाँ तक तीन प्रकार के न्यायालय होगा ना, परिषद न्यायिक समिति, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। एक तो ये होगा। दूसरा क्या है, यहाँ स्कॉटलैंड का न्यायिक संगठन, और उसके बाद तीसरा क्या है, उत्तरी आयरलैंड का न्यायिक संगठन। मतलब एक तरफ स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड का संगठन है। फिर से बोल रहा हूँ, एक तरफ स्कॉटलैंड का न्यायिक संगठन है और उत्तरी आयरलैंड का संगठन है, और दूसरी तरफ इंग्लैंड व वेल्स का न्यायिक संगठन है। मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया, इंग्लैंड व वेल्स के न्यायिक संगठन में एक रूपता है। ये इंग्लैंड व वेल्स का न्यायिक संगठन होगा यहाँ तक, और उसके बाद में स्कॉटलैंड व उत्तरी आयरलैंड का जो संगठन है वह अलग प्रकार का है, जो कि मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ नोट कर दिया है। ये स्टूडेंट्स, ये हो गया ब्रिटेन में न्यायपालिका का संगठन। अब अंतिम ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में एक टॉपिक बचा है हमारा, और वो है ब्रिटेन में दल व्यवस्था, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल व्यवस्था, जिसको कि हम अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। आशा करता हूँ ब्रिटिश न्यायपालिका का संगठन अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।